कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई सुनवाई होती नहीं। किससे बात करेंगे? एक बेचारा कांस्टेबल रहता, सुबह से शाम तक बेचारा खड़े रहता, वो ट्रैफिक करते करते खुद ही परेशान हो जाता है। यहाँ पुलिस वाले आते तो है, लेकिन उनका भी कोई सुनता मालूम नहीं। और उसके बावजूद भी पुलिस वाले सिर्फ फोटो खींचने में लगे रहते हैं। मेरे को नहीं लगता कि पुलिस वाले ट्रैफिक का कोई सोल्यूशन निकालने में है करके। पुलिस वाले कार्रवाई तो करती है, लेकिन आगे कहाँ तक जाता है ये तो मालूम नहीं है। वहाँ एक लेडीज तो मरते मरते बच गई यहाँ पे, लेकिन इतने हादसे होने के बावजूद भी कोई कुछ करता ही नहीं है यहाँ पे तो अभी। और उधर से इधर आने के लिए लोगों को जगह नहीं रहती, और पुलिस वाले कुछ देखते नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ पे खड़े रहते, सिर्फ गाड़ी पकड़ने को खड़े रहते पुलिस वाले, ट्रैफिक क्लियर करने को नहीं रहते। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। नमस्कार नागपुर, मैं रत्नाकर नागपुर समय न्यूज़ की पेशकश अपना समय में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ जो गीत गुनगुनाया था ये हम सब की जिंदगी का अहम सच है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपनी उपजीविका और लक्ष्य प्राप्ति के लिए रास्तों पर चलना ही पड़ता है, मगर क्या ये रास्ते हमें अपनी मंजिल तक सकुशल पहुंचाने के लिए सशक्त हैं? क्या हम रास्तों पर चलते समय खुद की जिम्मेदारियों पर का एहसास रखते हैं? क्या ये यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि घर पर इंतजार करता हुआ परिवार हमें शाम को सकुशल देखे? ऐसे कई सवाल हैं जो यातायात से जुड़े हैं। आज हम इसी व्यवस्था पर कटाक्ष करना चाहेंगे। आप अगर नागपुर के रास्तों पर से गुजर रहे हैं तो सावधान रहिए, चाहे आप दो पहिया वाहन पर हो, कार में हो या पैदल हो। यातायात व्यवस्था के धज्जियां उड़ते आप रोज देख सकते हैं। फिलहाल ये नागपुर उमरेड रोड का एक व्यस्त चौराहा है, दिघोरी चौक। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कोई स्थायी बस स्थानक नहीं होने पर भी प्राइवेट बसें और अन्य गाड़ियां राहगीरों की आवाजाही यहीं से करती हैं। इनकी दादागिरी इस कदर है कि चाहे पूरा यातायात बाधित हो, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बाबत कई शिकायतें संबंधित विभाग तक की जा चुकी है, लेकिन इसका कोई असर इन ट्रैवल्स वालों पर नहीं दिख रहा है। यहाँ तैनात ट्रैफिक पुलिस की टीम हर बार इन पर चालान कार्रवाई करते हैं, जिसे ये लोग कचरे की टोकरी में डाल देते हैं। यहाँ पर पहले से ही पाइपलाइन का कार्य भी शुरू है। बस्ती में जाने के लिए जो रास्ता है, ट्रैवल की बसेस यहाँ खड़ी कर दी जाती हैं। ऐसे में चौक पर पूरा यातायात रुक सा जाता है। हमने इस बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से जब बात की तो कुछ यूँ उनका नजरिया सामने आया। में रह रहे हैं, ठीक है, और ये ये सर्वश्री नगर में रहते हैं और यहाँ से आपका आना जाना है, आपका यहाँ पे प्रतिष्ठान है, व्यवसाय है। अब यहाँ पे ट्रैफिक की जो समस्या है ये आम है, तो आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कत आपको हो रही है? दिक्कत तो हो रही है बहुत ज़्यादा, यानी लोग आ जा नहीं सकते ज़्यादा, सिर्फ यानी गाड़ियाँ दिखती ज़्यादा, और ट्रैफिक भी यहाँ तक के यानी वो प्रगति हॉल तक के ट्रैफिक रहती है कभी कभी, और उधर से इधर आने के लिए लोगों को जगह नहीं रहती, और पुलिस वाले कुछ देखते नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ पे खड़े रहते, सिर्फ गाड़ी पकड़ने को खड़े रहते पुलिस वाले, ट्रैफिक क्लियर करने को नहीं रहते। एक बार आए थे एक दो पुलिस वाले इधर तक के, लेकिन उनसे कुछ हैंडल नहीं हुआ ट्रैफिक का। थोड़ा पार्किंग वगैरह जो ऐसे यानी खड़े रहते हैं बिन फालतू के, जो गाड़ियाँ लगा के खड़े रहते हैं, यहाँ पे गाड़ी लगाते और जाते उधर पैदल, तो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैफिक ना हो ज़्यादा, और इधर थोड़ा यानी जो खुला ग्राउंड मैदान है उधर गाड़ी लगा के आप जा सकते हो इधर वगैरह। दिघोरी चौक में इस वक्त हम यहाँ पर खड़े, और यहाँ पर कुछ प्रतिष्ठान है, और उस प्रतिष्ठानों को भी यहाँ की पार्किंग समस्या कही है, यातायात सुविधा कही है, उससे काफी तकलीफ हो रही है। ये क्या तकलीफ है हम जानना चाहेंगे। यहाँ के जो प्रतिष्ठान के ओनर है उनसे, वो हमारे से बातचीत करना चाहते हैं। सर, क्या तकलीफ आपको? सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि यहाँ पे ये जो बसें खड़ी रहती है, आप वहाँ फोकस करिए, देखिए पूरा ट्रैफिक वहाँ उसके वजह से जाम होता है वहाँ पर। ऑटो वाले, अब ऑटो वाला यहाँ ऑटो नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएगा? वह तो ऑटो वालों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करी है गवर्नमेंट ने, वो कर नहीं रहे। ऑटो वाला तो यहीं खड़े रहेंगे भाई। सबसे बड़ी समस्या है ये जो बसें हैं, बसों की पार्किंग की वजह से। नहीं, उसका उपाय है जो उनका एक स्टैंड प्रोवाइड करिए, नाके के बाहर जगह है इतनी सारी, वहाँ से पिकअप करिए। अब वो प्राइवेट बसें हर 10 मिनट पे यहाँ से निकली नहीं, वहाँ पे खड़े कर दी, जिसने हाथ दिया वहाँ खड़े कर देते। बसों के ऊपर स्टिक करना चाहिए। तो कभी आप जैसे चौक में आपका प्रतिष्ठान है, यहाँ पर यातायात पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे रहती है, व्यवस्था तो कभी तो अच्छी है। कोशिश की कि आप उनसे बात करें और इसका निराकरण करने के लिए? कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई सुनवाई होती नहीं। किससे बात करेंगे? एक बेचारा कांस्टेबल रहता, सुबह से शाम तक बेचारा खड़े रहता, वो ट्रैफिक करते करते खुद ही परेशान हो जाता है। सड़क पर चलना यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। जब कुछ हादसा होता है या रास्ते पर कुछ अड़चनें आ जाती हैं, हम प्रशासन को दोष दे देते हैं। वैसे ही कई बार प्रशासन दुर्घटना के पश्चात मानवीय गलती का हवाला देकर खुद का बचाव करने की कोशिश करते हैं।
बदलाव की अगर बात करें तो दोनों पक्ष अपने अपने जिम्मेदारियों को समझकर दुर्घटनाओं पर अंकुश जरूर लगा सकते हैं। रास्तों को बनाते वक्त खासकर सीमेंट रास्तों पर फुटपाथ के बगल में गट्टू लगाए जाते हैं। इस जॉइंट पर कई बार उतार चढ़ाव कम से ज्यादा होता है। इस वजह से कई बार दोपहिया वाहन फिसल कर गिरने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। नागपुर समय के साथ बात करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक ने भी इसे उजागर किया है। अनुभव तो ये है, अभी यहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो यातायात में व्यवस्था तो थोड़ी सी तकलीफ वाली है ही, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि यहाँ ट्रैफिक का कोई अच्छे तरीके से पालन नहीं करता है। और सबसे बड़ी मेन समस्या तो यहाँ पे ऑटो वाले और ये बस वाले हैं और ये प्राइवेट जिप्सी चला रहे हैं, ये गाड़ियाँ हैं, ये लाइन से पार्किंग लगी हुई है, जो कि ये चौक में पूरा ट्रैफिक जाम होता है। और यहाँ पुलिस वाले आते तो है, लेकिन उनका भी कोई सुनता मालूम नहीं। और उसके बावजूद भी पुलिस वाले सिर्फ फ़ोटो खींचने में लगे रहते हैं। मेरे को नहीं लगता कि पुलिस वाले ट्रैफिक का कोई सोल्यूशन निकालने में है करके। और यहाँ से जो भी बाहर गाँव जाने वाली गाड़ियाँ हैं, हमारा अनुरोध यही है कि ये स्टॉप छोड़ के आगे के स्टॉप में जहाँ के पुलिया ख़त्म होता है वहाँ से पैसेंजर्स को पिकअप करके और ये स्टॉप बंद कर दिए। वैसे तो ये स्टॉप यातायात के लिए यहाँ से बंद कर दिया है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी चालान होती है, लेकिन फिर भी ये लोग मानते नहीं है, यहीं से पैसेंजर उठाते हैं और यहीं से आगे निकल जाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि मानते नहीं है, लेकिन उसके तो कोई कार्रवाई होते हुए आप दिन भर यहाँ पर है तो आप देखते हैं कि कोई कार्रवाई करते हैं पुलिस वाले इनके ऊपर में? पुलिस वाले कार्रवाई तो करती है, लेकिन आगे कहाँ तक जाता है ये तो मालूम नहीं है। यहाँ फोटो खींचते हुए दिखते हैं या उनसे बात करते हुए दिखते हैं। कभी कभी कोई अगर मिनिस्टर आता होगा तो यहाँ से गाड़ी आगे ले जाती है, ये सब तो दिखता है, लेकिन कार्रवाई आगे कहाँ तक बढ़ती है ये पता नहीं चलता। अगर कार्रवाई होती तो ऐसा लगता नहीं कि ये ट्रैफिक यहाँ जाम होता था। कार्रवाई अगर सही में हुई रहती तो यहाँ पे ये समस्या खड़ी हुई नहीं रहती है। ये नाम मात्र कार्रवाई है या जस्ट दिखाने के लिए, ये तो समझ में ही नहीं आता। अब इतने साल से हम लोग यहाँ दुकानदारी करते हैं, शाम का समय तो ऐसा निकल जाता है, यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, गिराहक को आने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता है, तो गिराहक आने को भी नहीं देखते। हमारे धंधे के ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन अभी बोले तो बोले क्या और करे क्या, किसी को बोल भी नहीं सकते। ये सब तकलीफ चल रही है। और ये दूसरी बात तो यहाँ में ये सड़क की बात है, ये सड़क के दोनों किराने में ये गैप दिख रही है, ये गैप में बहुत से गाड़ी वाले गिरते हैं नीचे, ये गैप के कारण में। ये आप गैप दिखाइए, वो गैप रोशन से कि आप दिखाएं कि जो सीमेंट का रास्ता है और सीमेंट के रास्ते के बाजू में जहाँ पर जो गट्टू लगे हुए हैं, इन दोनों जो जगह ये जॉइंट जो है, इस जॉइंट में कई टू व्हीलर की आप बात करें, टू व्हीलर की बात करें, पिछली बार कंप्लेंट भी की थी तो सामने में कुछ जगह सीमेंट लगा दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी यहाँ लगा ही नहीं है। और बारिश में गाड़ी क्या होता है कि एकदम से स्लिप हो जाती है, नीचे ऊपर जगह है तो बारिश में कई लोग यहाँ गिरते हैं। लास्ट टाइम तो अभी पिछली बार तो अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, वहाँ एक लेडीज़ तो मरते मरते बच गई यहाँ पे, लेकिन इतने हादसे होने के बावजूद भी कोई कुछ करता ही नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम लोग भी किससे बात करें और किससे ये करें, ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अगर ट्रैफिक अगर धीरे धीरे अगर क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है। सामने देखो तो आप ये बस वाले, गाड़ी वाले उतर रहे, ऑटो वाले खड़े हैं, इनके कारण तो पूरा ट्रैफिक जाम, यहीं तो 24 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। सवारी के लिए जो गलत तरीके से खड़े हैं, इनके ऊपर में भी कुछ कार्रवाई की मांग आप करते हैं? मांग तो सभी के ऊपर करते हैं, हमारा किसी से कोई ये नहीं है, लेकिन कहना तो ये अभी ये जैसे बाहर से बस आएगा, ये आई जीप आई है, अब ये पैसेंजर है इतने भर के आए, यहीं आके रुक रहे, अब यहाँ रुकेंगे तो पूरा ट्रैफिक जाम तो होगा ही होगा ना, लेकिन इसके लिए कोई कार्रवाई है ही नहीं है। अब इतने ओवर सीट भर के आ रहे फिर भी तो कोई कार्रवाई तो होती ही नहीं है किसी के ऊपर, तब क्या करें, जो चल रहा है सो चल रहा है। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी आई है, शायद ये उमरेड या किसी और जगह से आई है, और इनके लिए कोई स्टॉप वगैरह ऐसा कुछ निर्धारित किया हुआ नहीं है। ओवरलोडेड करके ये गाड़ियाँ आती है, यहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, और यहाँ पर गाड़ियाँ रोकने के बाद में यही यात्रियों को उतारा जाता है जिनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और कहाँ से ये लोग आए और कैसे इनको यहाँ पर भरा गया है, ना ये लोगों के समझ के बाहर है, और ना ये जितने भी जो अनाधिकृत तरीके से ये जो वाहन चलाते हैं, जिसमें लोगों की जान का भी खतरा होता है, इतनी बड़ी रिस्क लेकर जो है यहाँ पर ये ट्रैफिक का जो है यातायात चल रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। हमने कई बार देखा है, खास करके उमरे रोड कहिए या कोई रोड पर, यहाँ पर जो अवैध वाहतुक है, अवैध का मतलब ये है कि इनके पास में कोई ऐसे परमिशन नहीं है कि आप यहाँ पर पैसेंजर्स का यहाँ से ले जाए और लेके आए। और इस बीच अगर कोई हादसा होता है या गाड़ी में किसी सवारी का कोई जान माल का नुकसान होता है तो इसकी कोई जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं होती है। और दूसरा परिणाम ये है कि ये रास्ते पर कहीं पर भी गाड़ी करके यही कहीं पर भी यात्रियों को उतार देते हैं, जिसके यातायात व्यवधान का एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जिसके परिणाम जो है पूरी यातायात पर होता है। किसी को कोई अर्जेंसी है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक एम्बुलेंस यहाँ से जा रही थी, उस एम्बुलेंस को यहाँ से जाने के लिए काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। कारण सिर्फ यह है कि गलत तरीके से लोगों की यह जो पार्किंग कर लेते हैं, उसका परिणाम जो है ये पूरे ट्रैफिक पर और आम जीवन पर होता हुआ यहाँ पर प्रतीत हो रहा है।
नागपुर में कई जगह पुल बन रहे हैं और लोगों के आवाजाही के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो तो किसी बड़े हादसे का एक इंतजार कर रहा है। मार्गी नगर से मानेवाड़ा के बीच जो पुलिया बन रहा है और यहाँ जो गली बनाई गई है जहाँ से छोटे बड़े सभी वाहन चलते हैं, इस गली में 1 फीट से भी ज्यादा गहरा गड्ढा बना हुआ है जो कभी भी किसी के लिए कब्रगाह बन सकता है। न प्रशासन न केसीसी ग्रुप यानी खलतकर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि इसके ठेकेदार हैं, इसको ठीक करने की कुछ भी पड़ी नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जो रास्ते से जुड़े हुए हो या किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से। नागपुर समय की विशेष पेशकश अपना समय आप सभी दर्शकों के लिए एक सुविधा है कि आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाएं, जिससे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उस विभाग तक ले जाएं जिससे समस्या का समाधान हो सके। दिक्कत तो होती है सड़की के, देखिए 2 साल से ये काम चल रहा है और इतना ट्रैफिक रहता है, बस का अलग, इधर से सारी, इधर से चंद्रपुर कुमरेड इधर से आने वाली बहुत तकलीफ होती है। और एम्बुलेंस तो नहीं भी तो दिन भर में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक का 25 से 50 एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती है। दिक्कत होती है बहुत दिक्कत होती है, ट्रैफिक के कारण बहुत दिक्कत होती है। अदरवाइज यहाँ पर आगे तक का पूरा काम चालू है, फव्वारा चौक तक का, तो इससे बहुत दिक्कत होती है। एम्बुलेंस को तो बहुत दिक्कत होती है, वो तो 2 मिनट में चले जाती है ना, उससे कोई तकलीफ नहीं है। वो अपना सिग्नल पे रोकती नहीं है, उसके पहले ही रोक लेती है और 2 मिनट सवारी उतरती है और चले जाती है। वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी बस 5 मिनट भी नहीं लगता है। वो लोग चढ़ाते हैं, जमा करके रखते हैं, तुरंत बैठाते हैं और चले जाते हैं। अगर प्रशासन का काम है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाए, जो काम पूरा है, जो ब्रिज का काम चालू है उसको जल्दी से जल्दी हो ताकि ट्रैफिक को रास्ता निकले। बहरहाल हम नागपुरकर प्रशासन समस्या और हमारी अपनी जिम्मेदारी को समझे तो एक बेहतर सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रोड मार्ग फाउंडेशन के संस्थापक राजू वाघ हैं, जिन्होंने नागरिक यातायात सुरक्षा के प्रति प्रशासन, नागरिकों की जिम्मेदारी और क्या समस्या है इस पर कटाक्ष किया। नमस्कार, स्वागत है आपका नागपुर समय की खास पेशकश अपना समय पर। अपना समय में इस एपिसोड में हम बात करेंगे रास्तों की सुरक्षा के बारे में। इसमें जिम्मेदारियां दोनों की होती है, प्रशासन की और हमारी खुद की भी। कई बार हम प्रशासन के ऊपर में कह देते कि प्रशासन की इस गलतियों की वजह से दुर्घटनाएं हुई या ये परेशानी हम नागरिकों को हो रही है, लेकिन क्या हम ये भी सोचते हैं कि कुछ नागरिकों को भी जिम्मेदारी होती है? तो हम ये दोनों पहलू पर चर्चा करेंगे और इस पहलू पर चर्चा करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो हमारे नागपुर के जो यातायात विभाग से जो दिल का नाता रखते हैं और विशेष करके नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखे, जो एक आंख हमेशा नागपुर कर रखते हैं और इनके कार्य के हम मीमांसा करें तो क्या कहने, मतलब इनकी जो जर्नी रही है, इन्होंने कई सारी जिंदगियां बचाने के लिए बहुत सारी पहल की। मैं स्वागत करूंगा राजू वाघ जी का। आप नमस्कार। आप रोड मार्ग फाउंडेशन के संस्थापक हैं और रोड मार्ग संस्थान के बारे में अगर बताओ तो रोड मार्ग संस्थान की स्थापना सबने इसलिए की कि रास्तों पर होने वाले एक्सीडेंट्स को, दुर्घटनाओं को रोका जा सके, उसमें नागरिकों की समस्याओं को दूर किया जा सके, नागरिकों को सुरक्षित किस तरह से रास्ते पर चलना चाहिए इसके बारे में मार्गदर्शन। और पता नहीं क्या क्या चीजें आप करते रहते हैं, जो मैं अगर कहूँ तो मैं एक बहुत बड़ी किताब इस पर लिखी जा सकती है। तो राजू जी, सबसे पहले तो स्वागत के साथ साथ में आपसे सीधा मैं सवाल करता हूँ कि ये एक मीमांसा होती है कि ये प्रशासन अगर कुछ हो जाए तो प्रशासन कहता है कि ये मानवीय गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, और लोग कहते हैं कि प्रशासन की गलती। एक उदाहरण के तौर पर अगर ले ले कि मान लीजिए रास्तों पे गड्ढा है और उसकी वजह से कोई अगर दुर्घटना घटती है तो क्या वो प्रशासन की गलती है या उसे हम नागरिकों की गलती कहेंगे या राहगीर की गलती कहेंगे? क्या आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा परिचय, छोटा सा परिचय दिया है। मैं राजू वाघ, रोड मार्ग फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। राष्ट्रीय रास्ता सुरक्षा परिषद, परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार का एक सदस्य भी हूँ। इस नाते नागपुर का रहवासी नाते मेरी बहुत जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ केवल सड़क सुरक्षा पर काम करना है इसलिए करना, ऐसा नहीं। तो वस्तुस्थिति में जाकर लोगों तक ये जन जागृति करना कि दुर्घटना क्यों होती है, दुर्घटना का कारण क्या है, दुर्घटना के पीछे क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है कि किस वजह से दुर्घटना हो रही है, फिर उसमें नागरिकों की क्या गलती है, उसमें प्रशासन की क्या गलती हो सकती है, उसमें रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदारों की क्या गलती हो सकती है,
तो हेल्थ विभाग होगा, इलेक्ट्रिक विभाग होगा, ऐसे अन्य अन्य विभाग जो है इन सभी को मिलाकर परिवहन होता है जी। और ये परिवहन का सारी जिम्मेदारी एक समन्वय, और केवल नागरिकों के ऊपर की मानवीय गलतियों की वजह से दुर्घटनाएं होती है, ये बात गलत है। हम सभी लोगों का एनजीओ होगी और संबंधित सभी विभाग होंगे जो रास्ते पर जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इन सब ने मिलाकर अगर तय किया कि हम अपने रास्ते, दुर्घटना मुक्त रास्ते, हमारे मित्र बनेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 साल में 50% जो दुर्घटना है वो कम हो सकती है। तो वो कम कैसे हो, इसके लिए मेरा रास्ता मेरा मित्र, ये संकल्पना, मेरा रास्ता दुर्घटना मुक्त रास्ता, ऐसे मैंने संकल्पना रखी है जी। ये बहुत अपने सुनने में जितना प्यारा लगता है उतना ही मैं समझता हूँ कि जब हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं तो उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। वो क्या जिम्मेदारी रह सकती है, आप थोड़ा सा इसको विस्तृत करें। एक उदाहरण अगर हम ले कि अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ या कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ता है, वो घर से वहाँ तक जाने के लिए स्टूडेंट है तो वो 4 साल 5 साल के लिए जाएगा। ऑफिस में नौकरी करने के लिए कोई जा रहा है तो वो 5-25 साल जाता आता रहेगा, पर्टिकुलर रास्ते से ही जाएगा। हाँ, तो वो मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, जिस रास्ते को मैं यूज कर रहा हूँ, वो रास्ता मेरा मित्र होना चाहिए। क्या? उस रास्ते पे जितनी गलतियां या जितने दुर्घटना के कारण है हमने उसकी गिनती करनी चाहिए, और जो गलतियां है, एक उदाहरण के तौर पर रास्तों पर खड्डे होंगे जी। रास्ता बनाते समय वो रास्ते के बाजू में जो जमीन होती है वो नीचे ऊपर हो जाती है, रास्ता ऊपर जमीन नीचे, उसको कॉलर बोलते हैं। वो कॉलर अगर ठीक नहीं है और गाड़ी नीचे उतर गई तो आदमी नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा, कोई हादसा उसके साथ में। हाँ, वो रास्ते पर बड़े बड़े इलेक्ट्रिक के पोल होते हैं, वो पोल जैसे थे वैसे रहते हैं, और आने वाली गाड़ी अगर तेज रफ्तार से है और हमको जाने वाले लोगों को समय नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, तो वो इलेक्ट्रिक पोल पर जाकर धड़क सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि कई रास्तों पर जैसे हम चलते समय एंक्रोचमेंट होता है जी, तो उसके वजह से दुर्घटनाएं हो सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो प्रशासन की भी है, हेल्थ विभाग की, जैसे वहाँ पे गटर का सीवर लाइन का अगर टाका है, हाँ, वो कई बार फूट जाता है, टूट जाता है, तो वो पता नहीं चलता वहाँ पे है, और बारिश के दिनों में भरा हुआ रहता है, लोग जाते हैं गिर जाते हैं। कई बार उस रास्ते पर बारिश के दिनों के बाद में बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट बन जाता है या अंधा मोड़ बन जाता है, और ऐसे वक्त आने वाली गाड़ी दिखती नहीं है और वहाँ पे दुर्घटना हो जाती है। तो ये सारी दुर्घटनाएं रोकने हेतु हमको उस रास्ते का अभ्यास करना पड़ेगा। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उस रास्ते पर ऐसी जितनी भी घटनाएं हो सकती है वो संबंधित विभागों को हमने सूचित करना चाहिए, उनको फॉलोअप करके वो दुरुस्त करना चाहिए, ताकि मैं 25 साल जिस रास्ते को यूज करने वाला हूं वो रास्ता मेरा दोस्त बन जाए। तो उसको दोस्त बनाने के लिए वो जो दुर्घटना के कारण जो है वो हमने उसको दुरुस्त कर लिए, तो वो रास्ता हमारा दोस्त बनेगा, तो वो हमारी दुर्घटना नहीं होने देगा। और दुर्घटना मुक्त रास्ता हमने बना दिया तो सालों साल हम उसमें बिंदास जा सकते हैं, दुर्घटना मुक्त जा सकते हैं, भय मुक्त जा सकते हैं, सुखी और समाधानी हम जा सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में कोई हमारी राह देखने वाला है, तो वो उसको अगर हमने रास्ता अच्छा बनाएगा तो वो निश्चित तौर पर घर के लोग बोलेंगे कि नहीं, रास्ता अच्छा है, तो हमारे परिवार का व्यक्ति दुर्घटना मुक्त रहते हुए घर में आएगा या जाएगा। सादिश शब्दों पे अगर हम कहें तो शोले की जोड़ी जो जय और वीरू की वैसी दोस्ती रास्तों के साथ में हम लोगों ने करनी चाहिए। आपने राजू जी एक बात कही कि हमने उन समस्याओं को जो भी संबंधित प्रभाग से हो वो प्रभाग तक जाना चाहिए। आम जनता को कई बार ये नहीं पता होता कि हमने इस समस्याओं के लिए किसके पास में जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, कई बार हम ये समझते हैं, आपने बिल्कुल जो आप बात बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी बता रहे हैं, तो ये मेरा काम नहीं है, ये भावना भी अक्सर आती है, और इसकी वजह से वो समय निकलता जाता है और फिर वो इंतजार होता है किसी एक ऐसे दुर्घटना का जिसमें किसी के जान माल की हानि होती है।
तो आपने जो कहा कि वो सचमुच मतलब दर्शकों के लिए भी ये समझने वाली बात है कि हम जिस रास्ते से हमेशा गुजर रहे हैं वहां से कुछ समय अपने दोस्त अपने उस रास्ते के लिए हमें जरूर देना चाहिए, ताकि हम तो सुरक्षित रहें लेकिन हमारे साथ में चलने वाले बाकी सभी लोग भी उस रास्ते पर सुरक्षित तरीके से चलते रहे। एक और अहम मुद्दा है नागरिकों के दृष्टिक्षेप से, हेलमेट सिर्फ पहनते पुलिस के डर से। जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? सही बात है, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त जी और मेरे मार्गदर्शक भी रहे, हरदम हेलमेट पहनते थे, मगर उनको एक जगह पे गए, वो उनको एक रास्ता पार करके दूसरी दुकान में जाना था, तो उनको लगा, उन्होंने पहना हेलमेट मगर वो हाफ वाला था और उसको वो कड़ी उसकी जो चेन, हाँ, वो लगाई नहीं थी। किसी ने आकर उनको डैश मार दी, वो नीचे गिरे। नीचे गिरने के बाद में कुछ लोगों ने उनको अस्पताल तो लेके गए, तो उनको लगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ दर्द नहीं, हल्का सा, तो उन्होंने बोला कि कुछ एक्सरे वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने कुछ पेन किलर ले ली उनसे, घर में चले गए। घर के लोगों को बताया कि थोड़ा सा लग गया है, घर के लोगों को भी लगा है कि कुछ दिख नहीं रहा, तो नॉर्मल है। मगर सुबह जब उन्होंने उनको उठाया तो उठने को तैयार नहीं, पता चला उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, वो गुठलियाँ जम गई, और वो होने के बाद में फिर ऑपरेशन हुआ। मगर आज के तारीख में उनका वो दर्द देखकर उनकी जो मिसेस है वो पागल जैसे हो गए, उनको मतलब उनके दिमाग पर वो हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। ये खुद जो बोलते हैं उन्हीं को पता नहीं रहता है। वो भी एक हॉस्पिटल में है, 2 बच्चे हैं, एक विदेश में है, दूसरा भी विदेश में था, वो नागपुर में आ गया। मगर क्या हुआ कि हंसती खेलती जिंदगी एक छोटी सी दुर्घटना का कारण बनी। कुछ जख्म नहीं हुई, मगर जो मार लगा वो अंदरूनी मार लगा, जिसके वजह से सारा परिवार उद्ध्वस्त हो गया। ठीक है कि वो थोड़े सक्षम थे, मगर एक छोटी सी दुर्घटना सामाजिक, शैक्षणिक, कौटुंबिक, मानसिक और पारिवारिक और आर्थिक तौर पर उद्ध्वस्त कर देती है परिवार को। तो कोई भी परिवार उद्ध्वस्त ना हो, तो उस परिवार के जो सदस्य हैं, पिताजी है, माँ है या बच्चे हैं या और परिवार के अन्य सदस्य हैं, इनको याद रखना चाहिए कि एक दुर्घटना एक अगर परिवार उद्ध्वस्त कर देती है, तो हमारी छोटी सी गलती कि हमने हेलमेट नहीं पहनना, या पहनना भी तो ऐसा हेलमेट पहनना जो सुरक्षित है। तो मैं नागपुर के नागरिकों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे हेलमेट ज़रूर पहना। सर, हमने अभी 1000 हेलमेट निःशुल्क वितरित किए, माननीय नितिन जी गडकरी, परिवहन मंत्री, भारत सरकार। जी। तो उसका जो 300 रुपये हमें लेने थे, मगर हमने CSR कहीं से ले लिया, डॉक्टर श्री बजाज से, और वो हमने फ्री कर दिया। और हमने हेलमेट उन लोगों को दिया जो स्व प्रेरणा से यातायात नियमों का पालन करते हैं। यातायात नियमों का पालन करना अपनी जीवन शैली, अ वे ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति जिन्होंने बनाई है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन कैसे मिला जाए, तो उनको प्रोत्साहन, उनको सम्मान मिला जाए, इसलिए हमने उनको फ्री हेलमेट दिया है। और 1000 लोगों को, पिछले साल हमने 750 लोगों को, यानी हमने 1750 लोग ऐसे लोगों को हेलमेट दिया है जो स्व प्रेरणा से यातायात नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि सर 85% लोग यातायात नियमों का नियम तोड़ते हैं, तो केवल 15% रह गए हैं। तो ये 15% जो लोग हैं, इनकी संख्या बढ़ाना ये हमारा मकसद है रोड मार्ग फाउंडेशन का। तो ये 15% लोग 85% कैसे हो सकते हैं? ये 85% जो मानवीय गलतियां है वो 15% पे क्यों ना आए, इसलिए हमने ये अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान मानवीय गलतियों की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं अगर कम करनी है, तो अलग अलग तरीके से हमको लोगों तक पहुंचना है, अलग अलग तरीके से जन जागृति करना है, और जन तक पहुंचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना, ये लोक जागृति, लोक चळवळ जिसको मराठी में बोलते हैं, लोक जागर हमको करना है। और ये काम हमने शुरू किया है। आपके वो उस कार्यक्रम में मैंने जो दर्शक में भी था, मैं सौभाग्य समझता हूँ अपना कि उस कार्यक्रम में शिरकत कर पाया। तो मैंने वहाँ पे लोगों का आह्वान किया था कि आप जैसे जितने भी लोगों को आपने हेलमेट दिए थे, वो जो सामने बैठे थे, कि आप
वो एक हिंदी मूवी का मैंने उनको उदाहरण दिया कि आप किसी को थैंक यू बोलने से अच्छा है कि आप इसको स्प्रेड ओवर करो। तो हर व्यक्ति ने, जैसे 15% है तो 15% ने अगर 3-3 लोगों को भी वो प्रेरणा दी और उनसे वो करवा लिया तो 15 का कितना मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। वो सारे लोग, इससे होना क्या है, इससे आपकी सुरक्षा था। एक व्यक्ति भी अगर इस नियम का पालन करे तो उसका पूरा परिवार जो उसके भरोसे पे चलता है वो पूरा का पूरा परिवार हंसता खेलता सुरक्षित रह सकता है। जी, हमारे साथ हम जिस के साथ में काम करते हैं, जिन्होंने हमको हेलमेट लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया है, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, आवास फाइनेंस और स्टील वर्ड, जो कपूर साहब इसको बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो अगले साल उन्होंने ये कार्यक्रम जो हमारा देखा वो बहुत खुश हो गए। माननीय नितिन जी का आशीर्वाद उस कार्यक्रम को मिला, जिसके वजह से कपूर साहब ने बोला है कि अगले साल हम आपको 10,000 हेलमेट देंगे, आप फ्री बांटिए। अब फ्री बांटेंगे तो उसके लिए हमारा CSR फंड मिलेगा नहीं, पता नहीं, मगर 10,000 हेलमेट लोगों तक पहुंचाएंगे। यातायात नियमों का पालन करने वाले लोगों तक पहुंचाने का हमारा जिम्मा है। हम कोशिश करेंगे कि हज़ारों लोग सुरक्षित रहे और सुरक्षित रहने के लिए हेलमेट पहने और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा ये अपना जीवन शैली बनाए। बिल्कुल सही बात कही राजू भाई हमारे से यहाँ पर बात कर रहे थे। मंत्र सिर्फ एक है कि हम अपने परिवार को अगर सुरक्षित रखना चाहते, खुद अगर सुरक्षित रखना चाहते, तो आज का यहाँ से मंत्र एक ही लेके जाना है कि हम अपने रास्ते पर जिस पर हम रोजमर्रा चलते हैं उससे अपना दोस्त बनाए, उसकी हम थोड़ा सा अगर उसका केयर करें, हम उसको क्या चाहिए अगर हम समझे तो वो भी हमारी केयर करेगा और हमारे गंतव्य तक तो सब कुछ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। लेकिन शाम को जब आप अपने परिवार से मिलते तो हंसते खेलते उसी वातावरण में मिल पाएंगे जिसका हम अपेक्षा करते हैं। राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नागरिकों को जिम्मेदारी समझाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर समय का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी छोटी सी बात सामान्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल जरूरी है, हमारा नागपुर समय के माध्यम से हमारा कर्तव्य है कि लोगों को हम जागरूक करें। जहां हम प्रशासन तक पहुंचते हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से, उसी तरह से हमें लोगों को भी जागरूक करना ही हम हमारा इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारा कर्तव्य समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी अपनी समस्याओं से जुड़ी कुछ कहानियां, कुछ आकलन और समाधान के लिए आपके समक्ष हम फिर हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना समय। मैं रत्नाकर आपसे कहता हूं अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।